21 तारीख को जब हमारे उपराष्ट्रपति जी संसद में गए तो अच्छी खासी कार्रवाई चल रही थी, अच्छा खासा फंक्शन कर रहे थे एज अ चेयरमैन। दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी ले रहे थे। फिर बाद में इस मीटिंग को शाम को 4:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। 4:30 बजे जब मीटिंग हुई तो पता चला इस मीटिंग में जेपी नड्डा साहब एब्सेंट है, किरण रिजिजू एब्सेंट है, और फिर इस मीटिंग को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि अगले दिन इस मीटिंग को लूंगा, यानी कि इनके दिमाग में था कि कल भी मैं आऊंगा ऑफिस में। 23 तारीख को भी इनका कार्यक्रम था, इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट जयपुर जाना था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शाम तक इनको इस्तीफा देना पड़ा। सुनने में आया कि इनके पास एक फोन आया था, उस फोन के बाद इन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूं। देखा यह भी क्या कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद से किसी भी बड़े नेता का कोई ट्वीट नहीं आया, ना अमित शाह के ऑफिस से आया, ना बीजेपी के ऑफिस से आया। सिर्फ मोदी जी ने ट्वीट किया, उसमें भी इनकी सेवाओं को धन्यवाद दिया और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करी। बड़ा फीका फीका सा इस्तीफा रहा। उसके बाद भी खबर आती है कि इन्होंने किसी भी प्रकार के फेयरवेल के लिए मना कर दिया है, ना ही फेयरवेल पार्टी होगी, ना फेयरवेल स्पीच होगी, यानी कि सब कुछ सूखा सूखा रहेगा। तो ये सारी चीजें कई प्रश्न खड़े करता है कि क्या इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा दिलवाया गया है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पिछले कुछ समय से लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे जिससे शायद सुप्रीम कोर्ट असहज हो रही थी। एक बार उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 5 जजेस की ही क्यों होती है। वो तो तब स्टार्ट किया गया था जब 8 जजेस हुआ करते थे टोटल, तो 8 का बहुमत 5 होता है, तो तब तो समझ में आता है कि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकती है। लेकिन आज तो 33 जज हैं, तो आज के हिसाब से तो 17 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बहुत जल्द इसमें बदलाव करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। फिर आर्टिकल 142 को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया और बोले कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। फिर उन्होंने बोला कि एनजेएसी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, वो भी ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सुपर पार्लियामेंट समझती है। उसके बाद भी इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, वो भी प्रश्न खड़े करता है। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा के घर से जो जले हुए नोट मिले थे, उसके बाद उनके ऊपर पुलिस की जांच बैठनी चाहिए थी, वो कोर्ट ने बैठने नहीं दी और अपनी एक कमेटी बिठा दी। इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। ये बातें तो सब सही कर रहे थे, लेकिन इन बातों से सरकार असहज हो रही थी, क्योंकि कोर्ट को बार बार ये लगता था कि ये सब सरकार के कहने पर कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कल उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया जिसे अपोजिशन ने राज्यसभा में इनको सौंपा था और ये मांग करी थी कि जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट को आगे बढ़ाया जाए, जबकि सरकार ये चाहती थी कि इसकी शुरुआत सरकार करे, वो भी लोकसभा से। लेकिन सरकार की बात को नजरअंदाज करके इन्होंने विपक्ष की बात को आगे रखते हुए स्वीकार कर लिया। शायद यही वो पॉइंट था जिसके बाद इनके इस्तीफे की कहानी स्टार्ट हुई। लंबे समय से ये फार्मर्स के बारे में भी ऐसी बातें कह रहे थे जिससे सरकार असहज हो रही थी। पहले फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में इन्होंने कहा कि सरकार फार्मर्स की सुन क्यों नहीं रही है, देखिए इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि सरकार को इनके बैंक में डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार सरकार के जो कृषि मंत्री हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो इन सब ग्राउंड के बाद सरकार को लगा कि मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है, इस बीच कई सारे बड़े निर्णय लेने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई टकराव किसी तरह का क्रिएट किया जाए, उससे पहले इस पद को खाली करा लिया जाए। शायद ये भी एक सोच हो सकती है।